इस वीडियो में हम समाजी विज्ञान के 71 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? कौन सा था ये सबको पता है, लोथल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो कपिल के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? कश्मीर के राजाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ विस्तृत विवरण देता है? राजतरंगिणी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है, शासन कला, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय आलेख जो संस्कृत में लिखा गया था। इस ग्रंथ का लेखक कौटिल्य को माना जाता है। कौन सा है? तो कौन सा है? अर्थशास्त्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? किस काल में पाए जाते थे? तो पूरा पाषाण काल में, पैलियोलिथिक पीरियड में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिर है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर है, खालिस्तान को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। किसको? तो वीरनाना को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है, निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक कौन सा है? तो वो है कादम्बरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती के तट पर? नहीं। रावी, घग्गर, सिंधु। किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर है, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? किस प्राचीन संस्कृति से है? इजिप्शियन से है, मिस्र से, या मेसोपोटामिया से, या चीनी से, या हड़प्पा से? तो किससे संबंधित है ये? मेसोपोटामिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? जो स्थित नहीं है उसको बताना है। नहीं है वाले सवाल को आप ध्यान देकर के सॉल्व करेंगे, अदरवाइज मिस्टेक इसी में होता है। तो कौन सा नहीं है? देखो, चनहुदड़ो तो ये तो है, और मोहनजोदड़ो ये भी है, रोपड़ और कोटदीजी ये भी है। तो कौन सा नहीं है? रोपड़ नहीं है, ये नहीं है, और पूछा ही नहीं है, तो जो नहीं है वही सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? वितस्ता, या असिकिनी, या सुतुद्री, या पारुषणी? ये पारुसी नहीं है, पारुषणी है। इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में पारूसी हो गया, तो इसे आप ध्यान देंगे। क्या है? पारुषणी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? तो पारुषणी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? कौन सा है? तो माडा, या कालीबंगन, या चनहुदड़ो, या नागेश्वर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ऋग्वेद पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। तो कितने में विभाजित है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? धम्मसंगिनी नहीं है, मध्यमा निकाय, दीपवंश भी नहीं है, मनुस्मृति भी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यमा निकाय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, पुरातात्विक स्थल सुरकोत्दा किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में नहीं है, कर्नाटक में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास पीट ड्वेलिंग्स के प्रमाण है? किस स्थल पर है? तो मेहरगढ़ में है क्या? नहीं। बुर्जहोम, या राणा घुंडई में, या पलावों में? तो ये कहाँ है? बुर्जहोम में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, बुर्जहोम नौपाषाण स्थल खालिस्तान में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, JNK में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी अधिक नहीं हो। नहीं हो वाला सवाल है, तो कितने से अधिक नहीं हो? 30 लाख, 30 लाख, या 40 लाख, 10 लाख, या 20 लाख? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 लाख, 20 लैक्स।
ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र खालिस्तान को हुआ था, तो कब हुआ था? 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 या 31 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव या गोपाल स्वामी अयंगर को या BR अम्बेडकर को या KM मुंशी को, तो किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? जो नहीं है उसे आपको बताना है, सवाल नहीं है वाला है, इसे आप ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो कौन सा नहीं है? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग ये तो है, नीति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये भी है, चुनाव आयोग ये भी है, तो कौन सा नहीं है? नीति आयोग नहीं है और पूछा ही नहीं है, तो जो नहीं है वही सही है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? कौन सा प्रस्तावना का भाग नहीं है? किसके प्रस्तावना का? संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं है, उसको आपको बताना है। तो देखिए स्वतंत्रता ये तो है, सहिष्णु या संप्रभु ये भी है और धर्मनिरपेक्ष ये भी है, तो टॉलरेंट, सहिष्णु ये क्या है? ये नहीं है, तो जो नहीं है वही सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 5 थे क्या? जी नहीं। 7, 3 भी नहीं थे, 10 भी नहीं थे, कितने थे? 7। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता थी उसको किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। फिर है प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, VP मेनन ये भी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती हैं? तो किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती हैं भारत के संविधान के द्वारा? तो सिंगल सिटीजनशिप, नागरिकता क्षेत्रीय या दोहरी नागरिकता या अस्थायी नागरिकता। तो किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1947 को या 26 जनवरी 1947 को। तो कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? 1967 में तो कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? बंगाली को या सिंधी को, तेलुगु को, तमिल को? किसे किया गया था? सिंधी को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? जो नहीं था उसे आपको बताना है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही नहीं था, तो जो नहीं था वही सही है और बाकी ये सभी थे वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद नहीं था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं थे, कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये सबको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 26 नवंबर, याद रखेंगे। फिर है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो किसने किया था? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
N.A. पालखी वाला नहीं होगा, ठाकुरदास भार्गव नहीं होगा, भीमराव अंबेडकर भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श संविधान के प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? 1946 में तो किसको बनाया गया था? तो देखिए, सरोजिनी नायडू को बनाया गया था क्या? जी नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा, एस सुब्रमण्यम अय्यर या सचिंद्र नाथ सान्याल, तो किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से डायनासोरों का विलुप्त होने वाला सिद्धांत खालिस्तान द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था? विल्हेम रॉन्टजन के द्वारा? जी नहीं। लुइस अल्वारेज या हेनरी मोस्ले या विलियम क्रूकस, तो किसके द्वारा दिया गया था? लुइस अल्वारेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का लगभग 70% भाग खालिस्तान से बना होता है। तो किससे बना होता है? ये तो सबको पता होना चाहिए आई थिंक। ये बना होता है हाइड्रोजन से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है? कौन सा है? बेटलगेस या अलेनीलम या रिगेल या एटा ओरियोनिस, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? रिगेल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो शिलोंग में नहीं, इंदौर, नैनीताल, बेंगलोर, ये कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड मून शब्द का इस्तेमाल खालिस्तान को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। ब्लड मून तो सौर ग्रहण या वर्धमान चांद या चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा, तो किसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखेंगे, ये लूनार एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है? सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र तो हाइड्रा, डोराडो, एंटीला या क्रक्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है हाइड्रा। याद रखेंगे। फिर है, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से खालिस्तान गुना है, तो कितने गुना है? 109 गुना। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। फिर है क्वेश्चन नंबर 46, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। कौन सा सर्वाधिक ग्रह है सौरमंडल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीनस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 का बी, शुक्र। उसके बाद नेक्स्ट है, सौरमंडल में नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है? इन चार ऑप्शन में से आपको उस ग्रह का चयन करना है जो इन सभी में सबसे ज़्यादा दूर है किससे? सूर्य से। तो मंगल, बृहस्पति, वरुण, शुक्र, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों के कंपैरिजन में वरुण सबसे ज़्यादा दूर होगा सूर्य से, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उर्सा मेजर नक्षत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। तो देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, स्वदेशी, किस नाम से जाना जाता है? सप्तर्षि। याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मेंटल, कोर, मैग्मा, क्रस्ट, तो क्या कहा जाता है? क्रस्ट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में माना जाता है? सिज्मोलॉजी, लिथोलॉजी, सेमियोलॉजी या हिस्टोलॉजी, तो सिज्मोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर है, निम्न में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिग्सा पजल आरा पहेली की तरह बन जाते हैं? तो स्थलमंडल, जयमंडल, मध्यमंडल या एंथेनोस्फीयर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर ग्रहण तब लगता है जब, आपको यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण तब लगता है, किस कंडीशन में लगता है? तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई क्षुद्र ग्रह आ जाता है तो ऐसा नहीं है। चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो ऐसा भी नहीं है। चंद्रमा
पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? शनि का है क्या, यूरेनस का, बृहस्पति, मंगल? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 54। एक तारे के जीवन काल में नेब्यूला चरण किसे संदर्भित करता है? नेब्यूला चरण किसे संदर्भित करता है ये आपको बताना है। तो देखिए, वह चरण जिसमें बाहरी परत फैलती है, ठंडी होती है एवं कम चमकीली हो जाती है, ऐसा नहीं है। इसके जीवन का अंतिम चरण, ऐसा भी नहीं है। धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल या तारे का बाह्य आवरण? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है? जो नहीं है उसे आपको बताना है। सवाल में नहीं है लगा है तो इसे आप ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखिए, मंगल, बृहस्पति या यूरेनस या शनि, ये तीनों है तो जो नहीं है वो सही होगा। तो राइट आंसर क्या है? मंगल। मंगल क्या है? एक जोवियन ग्रह नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेली बीड्स को किस दौरान देखा जा सकता है? बृहस्पति का ग्रहण, जी नहीं, आंशिक सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण? तो इसे कब देखा जा सकता है? टोटल सोलर एक्लिप्स, कुल सूर्य ग्रहण के दौरान इसको देखा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट, गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसे आपको बताना है, मतलब बाकी 3 कथन उसके बारे में सही हैं। तो देखिए, यह बुध से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। यह एकमात्र चंद्रमा है जिसे अपने आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। यह शनि के चारों ओर घूमता है, ये क्या है? गलत है, और हमें पूछा ही गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर है, निशाकाश, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो खगोलीय पिंड या क्षुद्र ग्रह या तारामंडल या उल्का पिंड, किस नाम से जाना जाता है? तो सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, लूसीफर खालिस्तान ग्रह का एक अन्य नाम है। तो किस ग्रह का ये एक अन्य नाम है? तो जुपिटर, बृहस्पति का है क्या? जे नहीं। मंगल का, इसका भी नहीं है। वीनस, शनि का भी नहीं है। ये लूसीफर किसका नाम है? तो वीनस, शुक्र ग्रह का। याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ग्रहीय वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर पतले गैसीय आवरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं चंद्र बहिर्मंडल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लूनार एक्सोस्फीयर, चंद्र बहिर्मंडल। याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था है क्या? भारत की अर्थव्यवस्था नहीं है। साम्यवादी भी नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या? बिल्कुल नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसे है? मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था। याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? टूरिज्म या विनिर्माण या कृषि या खनन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कृषि, एग्रीकल्चर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चतुष्कोणीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खनन आता है, विनिर्माण भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं आता। तो जो नहीं आता उसी को पूछा गया है, पूछा ही नहीं है। तो जो सही है नहीं है वही क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस नहीं के अकॉर्डिंग। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के राष्ट्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष में एक बार खालिस्तान महीने में मिलते हैं। कितने महीने में मिलते हैं? तो ये सबको पता होना चाहिए। ये मिलते हैं 6 महीने में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित किया गया था। तो ये किस वर्ष में पारित किया गया था? तो याद रखेंगे 2006 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किसे एक पृथक विषय के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? एडम स्मिथ या फिशर ब्लेक या रॉबर्ट मर्टन? किसको जाना जाता है? जॉन मेनार्ड किन्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे, जॉन मेनार्ड किन्स। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न में से कौन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है? जो नहीं है उसको आपको बताना है, मतलब बाकी 3 प्राथमिक गतिविधि है। तो इसमें देखो कृषि भी है, खनन भी है, मछली पालन भी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन निर्माण नहीं है, तो पूछा ही नहीं है सवाल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कंस्ट्रक्शन। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? तो देखिए 4 नहीं है, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयंत्र और मशीनरी विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों का निवेश कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 25 लाख से 50 लाख के बीच? ऐसा नहीं है। 50 लाख से अधिक? ऐसा भी नहीं है। 25 लाख से अधिक नहीं, या 25 लाख से अधिक? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पूंजीगत वस्तु नहीं है? जो नहीं है उसको आपको बताना है, मतलब बाकी 3 है। तो देखिए टूल्स, उपकरण, ये तो है। फूड एंड क्लोथिंग, कपड़ा एंड वस्त्र, और मशीन ये भी है, ट्रक ये भी है। जो नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन बी, फूड एंड क्लॉथिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 71 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे एसएसटी के, सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप इस चैनल टीचर 3.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और पीडीएफ नोट्स के लिए इवन इस क्लास का भी पीडीएफ नोट आपको मिल जाएगा कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स के लिए, और अपने रिवीजन में उसको इस्तेमाल ला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।